पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन और दोशीज़ा की मोहब्बत की हकीकत पर मबनी पुरअसरार कहानी। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, यानी एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। हम लोग उस ज़माने में मशरकी पाकिस्तान में रहते थे। ढाका के पास एक छोटा सा गांव था, उसका नाम बरहत बाज़ार था, जो कि ढाका के करीब था। हम लोग 6 बहन भाई थे। मेरे दूसरे नंबर की बहन बहुत खूबसूरत थी और उस वक्त वह तकरीबन 17 साल की थी। अम्मा की तबीयत ख़राब रहने की वजह से घर का सारा काम वही करती थी। वालिद साहब मेरे रेलवे में मुलाजिम थे और महदूद आमदनी की वजह से कोई नौकरानी वगैरह नहीं थी। एक रोज़ मेरी बाजी चावल उबालने के बाद उसका पानी निकालने के लिए बाहर सहन में चली गई तो उस तरफ एक दरख्त था। वह वहाँ पर बैठकर पानी निकाल रही थी कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनको अंदर लाकर चारपाई पर डाला। बड़े तमाम भाई अपनी पढ़ाई के सिलसिले में ढाका में मुकीम थे और वालिद साहब भी ढाका में थे। हम छोटे बहन भाई वालिदा के साथ गांव में रहते थे और बाजी की इस बेहोशी की वजह से हम सब बहुत परेशान थे। बाजी बेहोशी ही में भारी सी आवाज़ में गाने गा रही थी। ये सब हम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर था। हम लोग उसकी इस कैफियत से खौफजदा हो गए। मोहल्ले वालों की मदद से डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने दवा दी। फिर कुछ देर के बाद वह होश में आ गई और बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न था। फिर वह अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। हम लोग भी मुतमईन हो गए, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उन पर वही दौरा पड़ने लगा। अब उनकी बेहोशी में इजाफा हो चुका था और टाइम भी काफ़ी बढ़ गया था। फिर दोबारा भारी सी आवाज़ में वह बेहोशी ही में बातें करने लगी। बातें ऐसी थीं जैसे किसी और दुनिया की बात हो रही हो, समझ से बालातर। अपने आप को वह रहमत के तौर पर पेश कर रही थी, जैसे उसका नाम रहमत हो, और अब तो हद हो गई थी। बेहोशी में उठकर वह तमाम घर में घूमती और घर में रखे हुए सामान को बेतरतीब करती। कभी कभार तो बर्तन उठा उठाकर बाहर फेंक देती और अजीबो गरीब हरकतें करती। अगर उसे पकड़ने की कोशिश करो तो वह इतनी ताकतवर हो जाती कि बड़े बड़े मर्द भी नाकाम हो जाते। फिर मोहल्ले वालों की मदद से वालिद साहब को तार रवाना किया गया, क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन और मोबाइल से तो हम लोग नावाकिफ़ थे। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके 5 दिन के बाद वालिद साहब आ गए। चूँकि वह थोड़ा बहुत इल्म रखते थे जिन्हों के बारे में, तो उन्होंने कमरा बंद करके 40 दिन का चिल्ला काटा। वह वक्त भी हम सब पर बहुत भारी था। वालिद साहब के कमरे से ऐसी आवाज़ें आती थीं जैसे चीख पुकार हो रहा हो और 2 शख्स आपस में लड़ रहे हों। सिर्फ वालिदा वालिद साहब के कमरे में उस वक्त जाती थीं जब वालिद साहब को खाना वगैरह देना होता था, वरना वह भी नहीं जाती थीं और वह भी बहुत खौफज़दा थीं। मोहल्ले की एक औरत जन्नत थी। उसने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वालिद साहब उस बात पर राज़ी नहीं थे। उनके और वालिदा के दरमियान इस बात पर रोज़ तू मैं होती थी। अब्बू का 40 दिन का चिल्ला ख़त्म हुआ और घर में आयत करीमा का व्रत चला। अब हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके थे। वालिद साहब के मशवरे के बाद वालिदा अपने मायके जाने को तैयार हुई और बाजी और हम सब अम्मा के मायके जाने की तैयारी करने लगे, जो कि इंडिया में एक छोटा सा कस्बा था, गाज़ीपुर। वहाँ के लिए हम लोग बजरिए ट्रेन जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वालिद साहब को रेलवे की तरफ से पास इशू होता था और इसलिए किराए का तो मसला ही नहीं था। आखिरकार एक रोज़ हम लोग इंडिया के लिए रवाना हुए। हम बच्चे बहुत खुश थे कि हम लोग ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, लेकिन बाजी बहुत उदास थी और ट्रेन में एक मर्तबा फिर से बेहोश हो गई और साथ ही वही मर्दाना सी भारी सी आवाज़ में गाना गाने लगी। तमाम मुसाफिर भी परेशान थे और हैरत से उनको देख रहे थे। बाजी की हालत देखकर कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ मशवरा दे रहा था कि उनको मिर्गी का दौरा है, तो अम्मी को कोई कह रहा था कि उनको जूता भी सूंघाओ। बहरहाल मुसाफिरों की कोशिश से उनको होश आ गया। उनको पानी वगैरह पिलाया गया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर और लाचार दिखाई दे रही थी, जैसे कि बरसों की मरीज़ हो। किसी न किसी तरह हम लोग बनारस पहुंच गए। आगे गाज़ीपुर जाना था, लेकिन बाजी की तबीयत की वजह से हम लोगों ने बनारस में अपनी दूसरी खाला के घर
कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बनाया और गाजीपुर में बड़ी खाला को इत्तला दे दी गई कि हम लोग बनारस में हैं। बनारस के क़याम के मौके पर बाजी पर 3 दौरे बहुत शदीद पड़े कि तमाम घर वाले परेशान हो गए। दूसरी तरफ शदीद बारिश हो रही थी, डॉक्टर तक के पास जाना मुश्किल था। इसलिए मेरे खालू ने एक हिंदू पंडित की मदद ली और उनसे दरख्वास्त की कि आकर बाजी को देख लें, लेकिन उसने भी दूसरे दिन का वक्त दिया। रात का वक्त था, बाजी बेहोश थीं, मर्दाना आवाज़ में किसी को आवाज़ दे रही थी जो कि किसी ऐसी ज़बान में था कि घर में किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। मेरे खालाजाद भाई ने जैसे ही बाजी के सर पर हाथ रखा तो उनको किसी अनदेखी ताकत ने ऐसा धक्का दिया कि वह मुंह के बल गिर पड़े और बहुत चोट आई। कमरे में लालटेन रखी हुई थी, वो देखते ही देखते छत पर जाकर चिपक गई और पूरा कमरा रोशनी से इस तरह भर गया जैसे बहुत सारे बल्ब एक साथ रोशन हो गए हों। हम सब बच्चे खौफ से चिल्लाने लगे और बड़े कुरान पाक की तिलावत में लगे रहे। आधे घंटे के बाद लालटेन भी ज़मीन पर आ गई और कमरा भी रोशनी से महरूम हो गया और एक ज़ोरदार आवाज़ आई कि अगर किसी ने हम दोनों के रास्ते में आने की कोशिश की तो सबको मिला मिट कर दूंगा। अब तो वालिदा के साथ पूरा ख़ानदान परेशान हो गया और साथ ही सबको इस बात का भी यकीन आ गया था कि ये कोई रहमत नामी जिन है जो बाजी के साथ चिमट गया है। बड़ी खाला ने कहा कि फ़ौरन इसको गाज़ीपुर ले आओ, यहाँ एक आमिल है, उसको दिखाते हैं, शायद कोई हल निकल आए। मगर बाजी सफ़र के काबिल नहीं थी, बार बार उनको दौरे पड़ रहे थे। अचानक बाजी अपनी चारपाई से उठकर भागते हुए लॉन में चली गईं, जो कि मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कभी कभी बिजली के चमकने से और बादल के गरजने से उजाला हो जाता था। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको पकड़ सके और वहाँ पर एक बड़ा सा झूला पड़ा था, उस पर बैठकर वह तेज़ तेज़ झूलने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद वह खुद ही अंदर आकर चारपाई पर लेट गईं, मगर हैरत की बात यह थी कि उनके कपड़े बारिश में बिल्कुल भी गीले नहीं हुए थे। वो रात बिल्कुल कठिन थी, सभी घर वालों ने जाग कर गुजारी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब वह हिंदू पंडित आ गया और जब उसने बाजी को देखा तो मुंह में कुछ कहता रहा और थोड़ी देर के बाद उसने खालू से कहा कि यह मामला बहुत ख़राब है, इस बच्ची पर जिन का साया है, लेकिन चूंकि जिन मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह पंडित माफ़ी मांगकर चला गया। फिर सब बड़ों ने मिलकर यह तय किया कि गाज़ीपुर चलना चाहिए। फौरी तौर पर एक पूरा डिब्बा बुक करवाया गया ताकि दूसरे मुसाफिरों को तकलीफ न हो। हम सब उस डिब्बे में बैठकर गाज़ीपुर के लिए रवाना हो गए। बाजी देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ जा रही थी तो अचानक बाजी ने उठकर जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गई। फिर इसके एवज में हम सबको जुर्माना देना पड़ा। ये कई मर्तबा हुआ तो रेलवे हुक्काम ने आखिरी वार्निंग दे दी कि अब अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को ट्रेन से उतरना पड़ेगा। अब जंजीर के पास घर वालों ने 2 खालाजाद भाइयों को खड़ा कर दिया। बड़ी मुश्किलों से बाजी को काबू करके हम लोग गाज़ीपुर पहुंच गए और खाला के घर क़याम किया। मेरे एक खालाजाद भाई जिनका नाम फयाज था, वह बड़ी खाला के लड़के थे। उनको पता नहीं कैसे बाजी पसंद आ गई। उन्होंने बाजी से शादी करने की ज़िद बना ली। वालिदा ने बहुत समझाया मगर वह बजिद थे। खाला ने कहा कि पहले आमिल को बुलवा कर देखते हैं, शादी वगैरह की बात बाद में होगी। फिर आमिल बाबा को बुलवाया गया। आमिल बाबा के आने के बाद बाजी बेहोश हो गई और आमिल बाबा ने जब उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है तो बाजी बेहोशी ही में भारी मर्दाना आवाज़ में बोलने लग पड़ी, मेरा नाम रहमत है और अगर तू सच्चा मुसलमान है ना तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जा। मैं तो चला जाऊँगा मगर तू इस लड़की के साथ क्यों ऐसे कर रहा है? मैं एक मुसलमान जिन हूँ, इस लड़की पर आशिक हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई वार मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। अगर तुम मुसलमान जिन हो तो इसको इस कदर तकलीफ़ क्यों देते हो? मैं तो इसको कोई तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि इसके घर वाले इसको परेशान करते हैं, क्योंकि अगर इसकी शादी कर दी तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी और फिर यह सख्त मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान ने इसको पसंद कर लिया है मेरे लिए। आमिल बाबा कहने लगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिन और इंसान का मिलाप नहीं हो सकता। तो जिन ने जवाब दिया, हज़रत सुलेमान की कसम, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। तू अपनी बकवास बंद कर, ये मेरी है और मैं इसको किसी का नहीं होने दूंगा। फिर आमिल बाबा ने कुछ पढ़कर बाजी पर फूंका तो बाजी चारपाई से 7 फट उछलकर खड़ी हो गई और आमिल बाबा को ऐसी लात पड़ी कि वो सहन में मुंह के बल गिर पड़े। फिर आमिल बाबा ऐसे भागे कि उनको जैसे अपनी मौत नजर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ मेरे खालाजाद भाई फयाज बाजी से हर हालत में शादी करना चाहते थे।
इसके लिए वालिद साहब को खत लिखा गया। उन्होंने भी सख्ती से शादी से इनकार कर दिया, लेकिन खाला और अम्माओं की मिली भगत से यह तय पाया कि अगर शादी कर दी जाए तो हो सकता है मामला ठीक हो जाए। और फिर 1 हफ्ते के बाद की तारीख तय हो गई। जिस दिन मेरी बाजी का निकाह होना था, उस दिन घर की यह हालत हो गई कि घर के तमाम बर्तन खुद हवा में उड़ते हुए सहन में जमा होना शुरू हो गए। मिट्टी के तेल की पूरे घर में बारिश हो गई, यानी हर कमरे में और सहन में मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था। इस हालत को देखते हुए एक मर्तबा फिर सोच और गौर होने लगी कि शायद शादी करना ठीक है या नहीं। इस मौके पर हमारे खालू मियाँ अड़ गए और उनको अपने बेटे की शादी करना थी, सो उन्होंने तमाम घर की सफाई करवा दी और कहा कि आज शाम को ही निकाह होगा। और शाम तक बाजी का यह हाल था कि उनको 1 मिनट के लिए भी होश नहीं आ रहा था। खुदा खुदा करके शाम हुई तो घर में एक और क़यामत आ गई। अचानक खालू मियाँ जो अच्छे भले थे, उनका इंतकाल हो गया। पूरे घर में सोगवार फैजा छा गई और निकाह की बात तो वैसे ही ख़त्म हो गई। फिर इंतकाल के 3 दिन के बाद फयाज भाई का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। इसी असना में मेरे वालिद साहब ने कराची सऊदाबाद में घर खरीद लिया था। हम लोगों के पासपोर्ट की तारीख भी ख़त्म हो रही थी, तो फिर मेरे वालिद साहब ने हम लोगों से कराची आने का कह दिया। अब बाजी की तबीयत भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। हम लोगों को घर में शिफ्ट हुए 1 माह के करीब हुआ था कि एक दिन अचानक बाजी पर ऐसा दौरा पड़ा कि वो मुसलसल 3 दिन बेहोश रहीं। अब कोई डॉक्टर, कोई फ़कीर, कोई हकीम कुछ भी नहीं कर सकता था। सब बेबस नज़र आ रहे थे। 2 माह के बाद खाला अम्मा अपने बच्चों के साथ हमारे घर आ गईं। उन लोगों की आमद से हम बच्चे बहुत खुश थे और तमाम भाई बहन और कज़िन्स मिलकर खेलते थे। कभी कभी तो बाजी भी हम लोगों के खेल में शामिल हो जाती थी। एक दिन खेलते खेलते बाजी ने हम सबको 1-1 रुपया दिया और कहा कि फयाज भाई सो रहे हैं, तुम लोग जाकर उनका बदन दबा दो क्योंकि उनके बदन में दर्द हो रहा है। मैं तुम लोगों पर नज़र रखती हूँ। हम लोग रुपए की खुशी में जाकर तमाम कज़िन्स और भाई बहन उनके ऊपर कूदने लगे और बाजी हाथ के इशारे से हम लोगों को ऊपर ऊपर लेकर जाती थी और हम लोग 5-5 फुट ऊपर जाकर उन पर गिरते थे। शाम को पता चला कि फयाज भाई का इंतकाल हो गया है। हम बच्चे थे, हम लोगों को उस वक़्त समझ नहीं आया कि हम लोगों ने इतनी खिदमत की, उसके बावजूद वो मर कैसे गए। शाम को उनकी और बाजी की मंगनी होनी थी तो अजीब सूरत हाल हो गई। फिर दोबारा पूरे घर में कोहराम मच गया कि ये कैसे हुआ। दबे लफ्ज़ों में ये भी सुनने को मिला कि ये उसी रहमत जिनकी कारस्तानी है। बहरहाल फिर अल्लाह की रज़ा समझकर सब ने हथियार डाल दिए और ईशा की नमाज के बाद उनको खोखर अपार के कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। खाला अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहना चाहती थी। वो अम्मा से वापस जाने की जिद करने लगी। लाख मनाने पर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अचानक बाजी आ गई और फिर उन्होंने मर्दाना आवाज़ में हुक्म दिया कि बेहतर यही है कि तुम लोग वापस चले जाओ। खाला जहाँ दीदा औरत थी, वो डरी हुई भी थी। फ़ौरन बात समझ गई क्योंकि वो और कोई जानी नुकसान नहीं चाहती थी। वो इंडिया के लिए आखिरकार रवाना हो गई। उन लोगों के जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और ये कई महीनों तक नॉर्मल रहा। बाजी पर बहुत कम दौरे पड़ते थे, बल्कि कुछ दिनों से तो बाजी बहुत खुश रहती थी और वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती थी। वक़्त अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। 2 माह के बाद बाजी के पास बहुत सारे नए कपड़े, मेकअप, कीमती गहने, ये चीज़ें आ गईं। वो उन कपड़ों को पहनती, गहने पहनती, मेकअप करती, खुशी खुशी सबके लिए खाने भी तैयार करती थी। लेकिन मेरी अम्मा बहुत खौफजदा थी। वो ये पूछने की जुर्रत नहीं कर पा रही थी कि ये कपड़े, मेकअप, महंगे गहने ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अम्मा को यकीन था कि ये रहमत जिन का ही कारनामा है। खैर, एक दिन अम्मा ने डरते डरते बाजी से कह ही दिया, तुम आजकल सुहागन की तरह से रहती हो, ये कपड़े वगैरह कहाँ से आ रहे हैं। बाजी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आप इस मामले में न पड़ें। फिर एक रात जबकि शदीद बारिश हो रही थी, बादल की गरज, बिजली की चमक और हवाओं के शोर ने माहौल को बहुत पुरअसरार बना दिया था। ऐसे में बाजी के कमरे से मुसलसल बातों की आवाज़ आ रही थी, जैसे बहुत से लोग किसी बात पर तकरार कर रहे हों। सुबह 4 बजे के करीब घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां ज़ोरदार धमाके के साथ खुल गए और सर्द हवाएं पूरे घर में दाखिल हो गईं। और फिर हम सब की आंखों के सामने अचानक हवा के दोष पर बाजी उड़कर घर से बाहर निकली और आसमान की वुसअतों में गायब हो गईं। उसके बाद आज तक कहीं पता नहीं चल सका कि उनको रहमत जिन कहाँ लेकर चला गया।
अम्मा बस यही कहती थीं कि वो उसको अपनी बीवी बनाकर अपनी दुनिया में ले गया है। खैर, जब तक अम्मा अब्बा जिंदा रहे, बाजी की राह तकते रहे और आखिरकार इस दुनिया से सिधार गए। बहन भाइयों में से सिर्फ मैं ही हयात हूँ और आज तक मुंतज़िर हूँ कि शायद वो रहमत जिन बाजी को एक मुलाकात के लिए वापस ले ही आए।